वॉइस क्लियर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आगे। आज का सेशन जो है सेकेंड वीक ऑफ मई रहेगा आज का हमारा सेशन। ठीक है। फिर ऐसे करते करते हम मई का कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम अप्रैल में जाएंगे। ठीक है। तो आगे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्लाइड से। ठीक है, ये कोट है आज के लिए आपको मोटिवेशन देने के लिए। कोट है, सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड इन द डे एंड डे आउट। ठीक है, रॉबर्ट कॉलर का कोट है। तो याद रखना, सक्सेस ऐसे नहीं आता एकदम कि आपने सोचा और वो उसी टाइम आपको मिल जाएगा। नहीं, उसके लिए छोटे छोटे एफर्ट्स मारने पड़ते हैं। आज 20 मारोगे, सुबह शाम को, हर दिन आपको छोटे छोटे एफर्ट्स करने पड़ेंगे, फिर आप आगे जाके उस चीज को जो आपने सोचा, अपने दिमाग में जो गोल बनाया था, उसको अचीव कर पाओगे। ठीक है। तो ये अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए। आई होप सभी आप इम्प्लीमेंट करेंगे इस चीज को अपनी लाइफ में। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। ठीक है, पहला जो हमारा सेगमेंट है वो पब्लिक सेक्टर इनिशिएटिव होगा आज। तो पब्लिक सेक्टर इनिशिएटिव में जो जो स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव लेते हैं या कोई नया स्कीम्स या कोई भी डॉक्यूमेंट निकालती है, तो उसको हम कवर करते हैं। ठीक है। फर्स्ट टॉपिक इसमें है। ठीक है, पहला टॉपिक है इसमें ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये काफ़ी न्यूज़ में था अभी, तो इसको हम देख लेते हैं। ये क्या है, किसने वो करा है, स्पीयर हेडेड बाय नीति आयोग। तो नीति आयोग इस प्रोजेक्ट को देख रही है कि नीति आयोग ने एक अपना रिकमेंडेशन दिए थे सेंट्रल गवर्नमेंट के कि हमें ऐसा ऐसा करना है। तो ये पूरा एक प्रोजेक्ट बनाया, ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट। ठीक है। इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी देख लेते हैं, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कोऑपरेशन, ये इसको प्रोजेक्ट को बना रही है। ठीक है। अभी ये कुछ क्लियरेंस वगैरह में कुछ इशू आ रहा है, पर अभी ऐसा नहीं है कि ये स्टार्ट हो गया प्रोजेक्ट, बस इसको अभी इम्प्लीमेंट करने के लिए एक पूरा प्रपोजल तैयार कर दिया गया। ठीक है। इसका फेज वन होगा यहाँ पर, ये बताया 2025 से 35 तक। फेज टू इसका 2036 से 41 तक था। फेज थ्री इसका 2042 से 2047। काफी लंबा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ठीक है। अब ये देखिए, इसका टोटल लैंडस्केप क्या है। 166.10 स्क्वायर किलोमीटर का इसका टोटल लैंडस्केप है। ठीक है। सोचो कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। 166 स्क्वायर किलोमीटर कितना होगा, किसी एक सिटी से दूसरे सिटी में जाने में इतना टाइम लग जाता है। ठीक है, इतना डिस्टेंस है। इसका टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है 81,000 करोड़। और इसमें बेसिकली करा क्या जा रहा है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो इमेज में आप देखोगे, इसके तीन चार कंपोनेंट्स है। एक तो यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए बोला गया है। ठीक है। फिर उसके बाद इसमें बोला गया है कि इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाएंगे। ठीक है। तीसरा इसमें ग्रीनफील्ड एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया, और एक गैस और सोलर पावर प्लांट बनाया जाएगा। और चौथा इसमें इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाई जाएगी, सॉरी, इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाई जाएगी। ठीक है, ये है आपका इंटीग्रेटेड टाउनशिप। तो पूरा का पूरा ये जो ये वाला एरिया ना आपको दिख रहा होगा यहाँ मैप में, ये वाला एरिया छोटा सा, सॉरी, इसको वो करेंगे, ये वाला एरिया। ठीक है, जो ग्रीन हो रखा है, तो इसको बनाने की कोशिश करी जा रही है। ठीक है। अब इसके स्ट्रैटेजिक इम्प्लीफिकेशन भी है और इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन। स्ट्रैटेजिक इसलिए ये मलक्का स्टेट के बहुत पास है, तो हम एज ए काउंटर टू चाइना इस चीज़ को डेवलप करे जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि चाइना श्रीलंका में ही बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है चाइना का। तो ठीक है, तो इसको इसलिए डेवलप कराया जा रहा है। क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, किसने वो कर रही है, इसको देख रही है ऊपर से, तो नीति आयोग आंसर हो जाएगा। ठीक है। और टोटल लैंडस्केप का क्वेश्चन आ सकता है, कितने लैंडस्केप का है, तो 166 स्क्वायर किलोमीटर लैंडस्केप का है। कितना प्रोजेक्ट का कॉस्ट है, तो आपको याद रहेगा 81,000 करोड़ का कॉस्ट है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक में चले तो। ठीक है, आगे चलते, कोई भी इशू आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट बॉक्स में पढ़ ही रहा हूँ रेगुलरली, तो आप आगे बढ़ सकते हैं इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, ये है प्रोजेक्ट सक्षम। नेक्स्ट टॉपिक जो है, ये स्पीयर हेडेड बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि प्रोजेक्ट सक्षम जो है किसने स्पीयरहेड कर, कौन स्पीयरहेड कर रहा है, तो उसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया आप मार्क कर।
करेंगे। कोर ऑब्जेक्टिव क्या है? एम्पावरमेंट ऑफ रूरल वुमेन। ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ये तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया तो एक वो बनाती थी, रोड वगैरह का काम करती थी बनाने का। ठीक है। पर ये एज ए एक प्रोजेक्ट अलग से इन्होंने लिया है, शायद से CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी में लिया होगी। हम एक एम्पावरमेंट ऑफ रूरल वुमेन करेंगे। ठीक है। ट्रेन इसमें मेन वो क्या था? ओहो सॉरी, को मैं साइड कर देता हूँ। वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे, हाई इम्पैक्ट वोकेशनल ट्रेनिंग वुमेन्स के लिए। कवरेज क्या होगा? इनका होगा टेक्निकल सर्विस एंड मेडिकल एलाइड्स फील्ड्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल वर्क, प्लम्बिंग, टेलरिंग एंड जनरल ड्यूटी असिस्टेंस में नर्सिंग कराई जाएगी। ठीक है, ये सब चीजें प्रोजेक्ट सक्षम, दो ही चीज याद रखना, प्रोजेक्ट सक्षम, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और एम्पावरमेंट ऑफ रूरल वुमेन। ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कर्तव्य खाम्स। अभी सीधे याद रखना, रोल्ड आउट बाय गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। ठीक है क्या चीज ये कुछ नहीं है, बेसिकली अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम है जो कि यूज कर रहा है AI, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। यहाँ पर क्या है? अटेंडेंस मॉनिटर किसकी कर रहे हैं? परमानेंट टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, डिपार्टमेंट ऑफिसर डायरेक्टली फ्रॉम देयर वेरीफाइड प्लेस ऑफ ड्यूटी। तो बस ये वो अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया गया। किसने बनाया? कर्नाटका गवर्नमेंट। नाम क्या है? कर्तव्य काम्स। बस ये अगर क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट आप मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं टॉपिक में। कोई भी आपको डाउट लग रहा हो तो आप पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड लार्जेस्ट अंडर वाटर नेशनल फ्लैग। अब देखिए, अंडर वाटर नेशनल फ्लैग है, याद रखना। हवा पे तो सभी उड़ा रहे हैं पर ये अंडर वाटर है। तो ये कहा किसने किया? अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने क्रिएटेड करा है हिस्ट्री, जहाँ पे ये गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी एंट्री कर गया। वर्ल्ड लार्जेस्ट अंडर वाटर नेशनल फ्लैग। इसकी साइज देख ले, 2400 स्क्वायर मीटर का इसका साइज है। और ये हुआ कहाँ है? राधानगर बीच, स्वराज द्वीप। ठीक है, जो कि कहाँ है? अब जो कि क्या है, क्या बोलते हैं इसमें है, अंडमान निकोबार आइसलैंड में। ठीक है। पहले इसे हैवलॉक बीच बोला जाता था, अब इसका नाम चेंज करके स्वराज द्वीप कर दिया है। ठीक है। इससे पहले जो गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे बड़ा अंडर वाटर नेशनल पार्क था वो इजिप्ट में था, जो कि 2227.70 स्क्वायर मीटर का था। ठीक है। ये इसकी कैपिटल है इजिप्ट की, शर्म अल शेख। अक्टूबर 2024 में, पर इसको ओवरटेक कर लिया किसने? इंडिया ने। ठीक है। ये हमारा अंडमान निकोबार में। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि अभी वर्ल्ड लार्जेस्ट अंडर वाटर नेशनल पार्क कहाँ पर वो करा, अनफोल्ड कर गया? तो अंडमान निकोबार में करा है। ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो आप अंडमान निकोबार, ये आपकी फोटो देख रहे हो कितना बड़ा अंडर वाटर है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, जननी प्लेटफॉर्म। ठीक है। जननी प्लेटफॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर ने लॉन्च किया है। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है, जननी प्लेटफॉर्म किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड डेवलपमेंट हो सकता है ऑप्शन में, तो आप उसको मार्क मत करना क्योंकि आंसर उसका है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है। जननी से याद आ जाएगा कि विमेन है, विमेन से रिलेटेड कुछ होगा, पर आंसर उसका विमेन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन डेवलपमेंट नहीं होगा, इसका हेल्थ मिनिस्ट्री होगा। ठीक है। इसका वो क्या है, एक्रोनॉम देगा, फुल फॉर्म क्या है? जर्नी फॉर एंटीनेटल, नेटल एंड न्यू नेटल इंटीग्रेटेड केयर। अभी है क्यों प्लेटफॉर्म बनाया गया? ये है क्या, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिससे कि हम मॉनिटर करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, मेंटेन करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिकॉर्ड्स की बात हो रही है ऑफ वुमेन। तो जो भी विमेन है अपनी डिलीवरी के टाइम से गुजर रही है, उसके भी जो भी हेल्थ रिकॉर्ड होंगे वो जननी प्लेटफॉर्म में जाएंगे। ठीक है। इसके ये कोर एरियाज को इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। ओवरऑल मैटरनल हेल्थ केयर कवरेज, क्रिटिकल चाइल्ड हेल्थ आउटकम्स, डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक सर्विस डिले, टारगेटेड रिडक्शन इन नेशनल मैटरनल एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स। ये है, ये तो क्वेश्चन में मुश्किल पूछे जाएंगे, पर सीधा डायरेक्ट वही क्वेश्चन, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है और इसका एक्रोनेम पूछा जाएगा, तो आप एक्रोनेम याद रखना, जर्नी ऑफ एंटीनेटल, नीटल एंड न्यू नेटल इंटीग्रेटेड केयर। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है सेहत मिशन। अब सेहत मिशन देखिए किसने लॉन्च किया है? ICAR, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है। एंड इन एसोसिएशन विद इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, ये जॉइंट मिशन है। ठीक है। जॉइंटली लॉन्च बाय नेशनल सेहत मिशन। सेहत का एक्रोनिम देख लिया, फुल फॉर्म क्या है? साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब हो क्या रहा है इसमें?
एक हेल्थ को ये इम्प्रूव करेंगे कैसे, एग्रीकल्चर के थ्रू, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। तो कोर ऑब्जेक्टिव है, एक मिशन मोड नेशनल प्रोग्राम है जिससे क्या हम कनेक्टिविटी कनेक्टिंग करेंगे, एग्रीकल्चर, न्यूट्रिशन, पब्लिक हेल्थ, तीन चीज को कनेक्ट करेंगे। पब्लिक हेल्थ भी होगा, एग्रीकल्चर, न्यूट्रिशन। ठीक है, थ्रू इन डिसिप्लिनरी साइंटिफिक कोलैबोरेशन टू अचीव मेजरेबल हेल्थ आउटकम, मतलब हेल्थ इंप्रूव करनी है, और कुछ नहीं है इसमें। अब इसमें क्या है, मिशन हेवनली लेवरेजेस मिलेट्स, बायो fortified क्रॉप्स, न्यूट्रिएंट रिच ट्रेडिशनल ग्रेन्स टू मैक्सिमाइज डाइटरी डाइवर्सिटी। 5 कोर ट्रेडिशनल न्यूट्रिशन ग्रेन्स को हाईलाइटेड किया है इन्होंने। एक तो बाजरा हो गया, ठीक है, बाजरा हो गया आपका, रागी होगी, ज्वार हो गया, कोदू हो गया, कुटकी हो गया। ये इसके नाम लिखे, पर्ल मिलेट, फिंगर मिलेट, सोरगम एंड लिटिल मिलेट। ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, उन्होंने लॉन्च किया था ये अपने उसमें। ठीक है, एक कॉन्फ्रेंस में। तो ये याद रखना, सेहत किसके लिए है और किसने किया है। किसने किया है, ICMR एंड ICAR, एग्रीकल्चर रिसर्च और मेडिकल रिसर्च। तो इसका एक्रोनिम क्या है, साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसके दो ही चीज क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, वही आप आंसर करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, ई प्राप्ति पोर्टल। अब ये है क्या चीज, ई प्राप्ति पोर्टल। ई प्राप्ति पोर्टल जो है EPFO का पोर्टल है। EPFO, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। स्पेशलाइज डिजिटल पोर्टल बिल्ड टू आइडेंटिफाई, ट्रैक, रीएक्टिवेट इनऑपरेटिव EPF अकाउंट। अब क्या है, काफी EPF अकाउंट ऐसे हैं जो इनऑपरेटिव है, उन पे पैसा तो है पर कोई क्लेम नहीं कर रहा। ठीक है, वो पैसा वैसी का वैसी पड़ा है। आपको पता है EPF अकाउंट वो होता है जो सैलरीड इंप्लॉयज होते हैं, गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट भी, प्राइवेट भी, उनका एक कंट्रीब्यूशन होता है। गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है और एक एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है एक परसेंटेज ऑफ मनी, और वो जमा होता रहता है उसमें। आई थिंक 8.5 या 8.1 इंटरेस्ट, ईयरली इंटरेस्ट मिलता है, और वो एक लमसम अमाउंट क्रिएट हो जाता है आपके रिटायरमेंट तक। तो उसको, कोई कुछ कुछ अकाउंट उसमें इनऑपरेटिव हो रखे हैं, मतलब उसको कोई क्लेम ही नहीं कर रहा, बस वो सिडेंट्री लाई कर रखे हैं। तो उसके लिए बनाया गया ई प्राप्ति पोर्टल, जिसका फुल फॉर्म है EPF आधार बेस्ड एक्सेस पोर्टल फॉर ट्रैकिंग इनऑपरेटिव अकाउंट्स। ठीक है, ये इसका पूरा फुल फॉर्म है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। डिजाइन टू सिंप्लीफाई एक्सेस द लॉन्ग डॉर्मेंट EPF अकाउंट एंड स्ट्रीमलाइन द रिट्रीवल, मतलब उनका कुछ ना कुछ तो वो करा जाए, किसी का होगा तो उसको दिया जाए, कोई उनके एंसेस्टर्स होंगे, एंसेस्टर तो नहीं सही, उनके हायर्स होंगे आगे के, उनको मिले, यूटिलाइज हो ये फंड पूरा का पूरा। ठीक है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। ये तो पूरा ई, अगर क्वेश्चन आता है ई प्राप्ति पोर्टल किससे रिलेटेड है, तो EPFO से रिलेटेड है। किसके लिए है, इन ऑपरेटिव फंड्स को रिक्लेम करने के लिए। ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, सेल्फ हेल्प ग्रुप सेविंग्स अकाउंट। अब क्या है, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया गया है, किसने, इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक। ठीक है, ये इनका इनिशिएटिव है। क्वेश्चन डायरेक्ट यही आएगा, किसने अभी रिसेंटली सेल्फ हेल्प ग्रुप सेविंग्स अकाउंट के लिए इनिशिएटिव लिया है, तो वो है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है, ये अकाउंट है क्या, ये वुमेन लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को अकाउंट देती है इंडियन पोस्ट पेमेंट में। कोर ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, हाईली एक्सेसिबल हैसल फ्री लो कॉस्ट बैंकिंग फैसिलिटी टू डिजर्व डाइवर्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऑपरेटिंग अक्रॉस रूरल इंडिया। प्राइमरी पिलर देख लीजिए, वुमेन लेड फाइनेंशियल इंक्लूजन होना चाहिए, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप होनी, ग्रास रूट लेवल इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ठीक है। अब ऑपरेशन मॉडल क्या है इसका, ये जीरो बैलेंस अकाउंट है। ठीक है, इसमें कोई चार्ज नहीं
शायद से मेरा कनेक्शन डिस्ट्रप्शन हो गया था। आपको आवाज़ आ रही है अभी? स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, एक सेकेंड। सॉरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। कनेक्शन डिस्ट्रप्शन हो गया था पूरा का पूरा। और आवाज़, इंटरनेट चले गया था एक्चुअली। आई डोंट नो कैसे हुआ है, पर देखते हैं, आगे चलते हैं हम। एक्सट्रीमली सॉरी, आज पता नहीं कुछ इशू है इंटरनेट में, सुबह सुबह इंटरनेट डिस्ट्रप्शन हो गया। एक सेकेंड होल्ड करिए आप जरा, मैं इसको सेट कर लूँ। कोई इशू नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। कहाँ थे हम? ठीक है, मैं इसको स्लाइड ऑन कर देता हूँ। सिलेक्ट कर। ठीक है। ठीक है, ये कर रहे थे हम। लास्ट टॉपिक यही था। आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी? साउंड क्लियर है आपको? कोई इंटरनेट इशू? कमेंट बॉक्स में प्लीज टाइप कर दीजिए, यस, नो, क्लियर, एनीवन प्लीज। कि मुझे पता लग जाए कि क्लास ठीक चल रही है, क्योंकि अभी इंटरनेट डिस्ट्रप्शन होता पूरा। ठीक है, आई थिंक मेरी आवाज़ आ रही है सबको क्लियर। थैंक यू सो मच समलीन। ठीक है, फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। पता नहीं आज इंटरनेट डिप्रेशन डिस्ट्रप्शन कैसे हो गया पूरा का पूरा। तो इसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंट फर्स्ट। जो आज हम इम्पोर्टेंट जो जो फर्स्ट बार हुआ है इंडिया में, उसको हम डिस्कस करेंगे। पहला है इंडियाज फर्स्ट मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड। ठीक है, ये मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड। ओहो, बहुत ग्रेट हो रहा है आज। ठीक है, तो ये बेसिकली कौन बना रही है? हमारे रिपब्लिक ऑफ साउथ कोरिया फॉर्मलाइज हिस्टोरिक पार्टनरशिप फॉर इंडियाज मेगा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। साउथ कोरिया हेल्प कर रही है हमें ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट बनाने में, जो कि इसकी लोकेशन है थोकुडुडी, तमिलनाडु में। ठीक है, ये प्रोनाउंसिएशन मैं कर नहीं पा रहा। थोकुकुडी, ठीक है, याद रखना, ये तमिलनाडु में बन रहा है। अब है क्या चीज़ है? ग्रीनफील्ड का मतलब है कि नए तरीके से बनाया जाएगा, एकदम नया लैंड होगी, नई चीजें बनेगी। ऐसे नहीं कि ब्राउन फील्ड हो कि ओल्ड उसको रिवैम्प करो, नहीं, ये नया बनेगा पूरा का पूरा। और ये फर्स्ट है मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड। शिपयार्ड का मतलब क्या होता है? जहां पर शिप्स बनते हैं या रिपेयर होते हैं। ठीक है, तो शिपयार्ड बन रहा है हमारा। ओहो, आज बहुत इशू क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो ये है हमारा इंडिया फर्स्ट मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड। दो चीजें पूछी सकती है, एक तो कौन सी कंट्री कोलैबोरेट कर रही है, जो कि रिपब्लिक ऑफ साउथ कोरिया। सेकंड चीज, लोकेशन कहाँ है? तमिलनाडु में है। स्पेसिफिक लोकेशन नहीं पूछेगा, थोकुकुडी करके तमिलनाडु, पर तमिलनाडु पूछ सकता है कौन सी स्टेट में। तमिलनाडु दे देगा, केरला दे देगा, आंध्र प्रदेश दे देगा, उड़ीसा दे सकता है, महाराष्ट्र दे सकता है, तो आंसर विल बी तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल ऑप्थोमोलॉजी रिसर्च कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है, ये पहली है इंडिया की। ये कहाँ हुई है? मानेस्का सेंटर में, न्यू दिल्ली में। ठीक है, ये कुछ नहीं है, बस एक डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थोलॉजी है, आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च इन कोलैबोरेशन भी ऑल इंडिया ऑप्थोलॉजी सोसाइटी में एक वो हुई थी, कॉन्फ्रेंस होगी। बाकी कुछ नहीं है इसमें पूछने के लिए। डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आता तो यही पूछा जाएगा कि इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल ऑप्थोलॉजी रिसर्च कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी, तो आप न्यू दिल्ली में आंसर मार्क कर देना। इसमें कुछ ऐसी चीज है नहीं कि वो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, सॉरी। नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस ग्लाइड वेपन सिस्टम, इसका नाम है तारा। ये है तारा, ठीक है। ये इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस ग्लाइड वेपन सिस्टम। अब ये है क्या चीज? ठीक है, ये एक वेपन सिस्टम है। एक्सटेंशन किट लगाई गई है किसी भी कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट में। वो क्या करेगी, जो हमारी नॉर्मल वो होते थे, वेपन्स होते हैं, उनको प्रिसाइजली गाइड करने के लिए बनाया गया है ये वॉरेट। तो अनगाइडेड वॉरेट्स है, जो बॉम्ब्स हैं, जिन पे कोई मतलब अपना आप नहीं ले जाए जा सकते, और उसको पोजीशन नहीं करा जा सकता। जैसे हम कहीं टारगेट में हिट करना है, तो उसको हमें टारगेट हिट करने के लिए डायरेक्ट उसे छोड़ा नहीं जा सकता। तो ये इसको एक एक वो बनाया गया है पूरा। देख रहे हो आप सिस्टम? सॉरी।
ये ऐसा है, हाई प्रिसिजन स्मार्ट गाइडेड वेपन्स विदाउट रिक्वायरिंग एंटायरली न्यू एयरफॉर्म्स। डेवलप किसने किया? डीआरडीओ ने करा, इन कोलैबोरेशन विद इंडियन एयरफोर्स। सिग्निफिकेंस क्या? ड्रास्टिकली रिड्यूसेस प्रिसिशन स्ट्रैटेजी strike precision strike cost while optimizing existing defense inventories under the आत्मनिर्भर भारत मिशन। ठीक है, ये वॉरहेड है सर। देखिए, इसमें एक्चुअली है क्या चीज, ये एक नॉर्मल वॉरहेड होते हैं जैसे हमारे बॉम्ब होते हैं या कोई भी मिसाइल है, तो गाइडेड नहीं हो सकती। गाइड मतलब उसको हम जैसे वो छोड़ दी हमने किसी भी एयरक्राफ्ट से या किसी भी कैरियर से, तो वो चले जाएगी सीधा डायरेक्ट। पर जो गाइडेड का मतलब है, इसको हम गाइड करेंगे पूरा, ये जहां पे टारगेट से हिट करने से पहले उसको गाइड करा जाएगा कि आप लेफ्ट लीजिए, राइट लीजिए, इतना डिग्री, इतना आगे जाइए। ठीक है, ये ऐसा जाएगा। तो ये समझ रहे हो आप, पूरा का पूरा सिस्टम बनाया गया है जिसमें हम नॉर्मल वेपन या बॉम्ब या वॉरहेड डाल देंगे, उसको हम गाइड करके भेजेंगे। ठीक है, आप समझ में आ रहा है आपको? तो ऐसा है, तो सीधे ही पूछा जाएगा कि इंडिजिनस ग्लाइड वेपन का नाम क्या है, तो तारा टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, टेक्निकल है, पर आपको बस यही याद रखना है कि इसका नाम तारा है, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है। अनगाइडेड वेपन्स या वॉरहेड्स को हाई प्रिसीजन स्मार्ट गाइडेड वेपन की तरह हम यूज करेंगे उसको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट इंटीग्रेटेड सीसीयूएस फील्ड लेबोरेटरी फैसिलिटी। ये कहाँ गई है? इनॉग्रेट है आईआईटी बॉम्बे महाराष्ट्र में। अब ये है क्या चीज? ये है पायलट बेस्ड प्रोजेक्ट है जो कि कार्बन कैप्चर के लिए बना गया है। कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज के लिए। ठीक है, कोर टेक्नोलॉजी क्या है, ये हम क्या कर रहे हैं इसमें, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका एमिशन फ्रॉम द एयर कैप्चर करेंगे, जो कि इन यूज करेगा इन द एयर इंडस्ट्री नॉन पोर्टेबल वाटर, कन्वर्टिंग देम इनटू कमर्शियल कार्बोनेट बाइकार्बोनेट सॉल्ट कंबाइंड विद जियोलॉजिकल स्टोर। कुछ नहीं हो रहा, सिंपल सी चीज याद रखिए। एक अभी हमने एंड टू एंड पायलट बेस स्केल प्लेटफॉर्म कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज, ये कहा आईआईटी बॉम्बे महाराष्ट्र में। ये क्या कार्बन कैप्चर करेगा कहाँ से? एटमोसफेयर में। और एटमोसफेयर से जो कार्बन कैप्चर करेगा उसको अंडर द ग्राउंड हम भेज देंगे सीधा सीधा। ये कार्बन कैप्चर करने का एक सिंपल सा लॉजिक यही है, और कुछ नहीं है। कार्बन जो भी कैप्चर है उसको केमिकल ट्रीटमेंट से कैल्शियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट बना देंगे उस सॉल्ट्स को, और उसको ग्राउंड के अंदर डाल देंगे। बस ये हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। बस ये याद रखें, ये हुआ कहाँ है? आईआईटी बॉम्बे। क्वेश्चन यही आएगा, आईआईटी बॉम्बे महाराष्ट्र में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। फर्स्ट एवर एडिशन ऑफ 2026 आईसीसी वुमेन्स टी20 इंटरनेशनल चैलेंज ट्रॉफी। अब ये गया आईसीसी का अलग से वुमेन टी20 इंटरनेशनल चैलेंज ट्रॉफी स्टार्ट करी है। ये कि एसोसिएट मेंबर्स जो होते हैं, एसोसिएट नेशंस आईसीसी के, जो एक तो बड़े बड़े वो कंट्रीज होगी जिन पे क्रिकेट ऑलरेडी बहुत अच्छी तरीके से खेला जाता है और अलग अलग वो होते रहते हैं, कंपटीशन होते हैं। पर ये एसोसिएट मेंबर्स नेशन के लिए जो छोटे हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए। ठीक है, ये हुआ कहाँ अभी? किंगाली रवांडा में। अब आप अफ्रीका का मैप खोल के देखना है इसमें कि किंगाली रवांडा है कहाँ पर। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, पक्का देखना, तो आपको उसके आसपास की चीजें पता लगेगी। ठीक है, तो ये टोटल पार्टिसिपेंट टीम्स थी 5। उसमें यूएसए, नेपाल, वनादाओ, इटली, ठीक है, और रवांडा। चैंपियन कौन निकला? यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, रनर अप है नेपाल। तो ये फर्स्ट एडिशन था। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि आईसीसी विमेन टी20 इंटरनेशनल चैंपियंस ट्रॉफी नहीं है, याद रखना, ये चैलेंज ट्रॉफी है। ठीक है, चैलेंज ट्रॉफी। तो इसका जो विनर था वो यूनाइटेड स्टेट था, यही क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, डायरेक्ट हुआ कहाँ था? किंगाली रवांडा में। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कंट्री है, आप देखना उसको, किंगाली उसका वो है कैपिटल, रवांडा इज ए कंट्री। ठीक है, आगे चलते हैं। फर्स्ट एवर बैच ऑफ फॉरेन एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट्स। अब इसमें हमारा लेना देना कुछ नहीं है, ये एक्चुअली पाकिस्तानी वो हैं कैंडिडेट्स, दोनों के नाम लिखे हुए हैं। पर एज एन इंफॉर्मेशन मैंने आपको ये स्लाइड डाल दी थी कि जो चाइना का स्पेस स्टेशन है, तियांगोंग स्पेस स्टेशन, वहाँ इन दोनों को भी ले जाया जा रहा है, इनको ट्रेन करी जाएगी, चाइना ट्रेन करेगी, और इनको वहाँ पर एज ए फर्स्ट टाइम पाकिस्तानी सिटीजन ट्रैवल टू स्पेस। तो जैसे अब हमारे वाले जा रहे हैं ना, कौन सा स्पेस मिशन है, कोई बता सकता है कमेंट में क्या नाम है उस स्पेस मिशन का, जिसमें हमारे एयरफोर्स के अ, किसी को याद हो?
चैट बॉक्स में लिख सकता है। ये हमारे वाले जो स्पेस मिशन का नाम क्या है जिसमें हमारे एयरफोर्स के सैनिक जा रहे हैं ऊपर? नहीं याद है? अब देखिएगा इसको प्लीज। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी भी पूछा सकता है एग्जाम में। ठीक है, फर्स्ट एवर बैच ऑफ, ये तो पाकिस्तान का, खैर चाइना का है, पर हमारा इंडिया का भी है, उसको आप प्लीज देखना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फर्स्ट इंडियन वुमेन फेलो फॉर मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी, इनका नाम है प्रोफेसर कुलजीत कौर मुरास। ये क्या, शी इज द ओनली थर्ड इंडियन साइंटिस्ट ओवरऑल टू रिसीव दिस प्रेस्टिजियस ग्लोबल फेलोशिप। कुछ नहीं है, ये क्या है, मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी होती है, नॉन प्रॉफिट स्कॉलरली ऑर्गेनाइजेशन है, 1933 की, डेडिकेटेड प्रमोटिंग रिसर्च एंड एजुकेशन इन प्लानिटरी साइंस में। वहाँ पर क्या है, इनको फेलोशिप मिल गई है और ये फर्स्ट वीमेन है, तो इनको हाईलाइट कर दिया गया न्यूज़ में। तो प्रोफेसर कुलजीत कौर मरहस, इनका नाम याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है टॉपिक जो है, इंडियाज फर्स्ट एआई पावर्ड ऑटोनॉमस कॉम्बैट अनमैन्ड एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो इसका नाम है काल भैरव, याद रखना ये, काल भैरव नाम है इसका। ये कॉम्बैट अनमैन एयरक्राफ्ट है, ठीक है, याद रखना, और कुछ नहीं है। बनाया किसने गया है? ये एक्चुअली क्या है, ये बैंगलोर बेस्ड डिफेंस कंपनी हैज फॉर्मलाइज इंटरनेशनल पार्टनरशिप टू मैन्युफैक्चर इंडियाज फर्स्ट एआई पावर्ड ऑटोनॉमस कॉम्बैट अनमैन्ड एयरक्राफ्ट ऑन यूरोपियन सॉइल। प्राइमरी फंक्शन क्या है इसका? इंजीनियर्ड फॉर सर्विलेंस एंड इंटेलिजेंस गैदरिंग फॉर हाई प्रिसीजन कॉम्बैट स्ट्राइक। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग टेरी पोर्टुगल में ये बन रहा है। ठीक है, इसका नाम काल भैरव है। तो कुछ नहीं है, बस इसमें आपको ये चीज याद रखनी है कि इंडिया फर्स्ट एआई पावर्ड ऑटोनोमस कॉम्बैट अनमैन्ड एयरक्राफ्ट का नाम क्या है? काल भैरव। ये बनाया कहाँ जा रहा है? पोर्टुगल, यूरोप में बना रहा है, और कोई बैंगलोर बेस्ड कंपनी है वो इसके साथ टाई अप करी है। ठीक है, सर्विलेंस में यूज होगा, इंटेलिजेंस गैदरिंग में यूज होगा, हाई प्रिसीजन कम्बाट स्ट्राइक्स में यूज होगा। ठीक है, ये इसकी फोटो है, ये अनमैन्ड है, कोई भी इसमें बैठेगा नहीं। ठीक है, सीधे ये अपने आप ही चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली मैन्युफैक्चर्ड मिलिट्री एयरक्राफ्ट। अब ये है क्या, देखो, इसका नाम तो पहले आप याद रख लो कि ये प्राइवेटली मैन्युफैक्चर्ड मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो पहला बनाया गया है, ठीक है, ये है एयरबस C-295। इसका नाम चेंज करके पता नहीं कुछ और भी रख देंगे शायद से, नमो भारत या कुछ और भी रख सकते हैं, पर अभी फिलहाल के नाम, इसका नाम एयरबस C-295। ठीक है, इट इज इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली मैन्युफैक्चर्ड मिलिट्री एयरक्राफ्ट। ठीक है, ये बनाया किसने? या बनाया ही नहीं है, ये असेंबल किया है एक्चुअली, टाटा एयरबस असेंबली लाइन हारनी वडोदरा गुजरात में गया है। ठीक है, मैनेज्ड बाय टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, ए जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप एयरबस डिफेंस इन स्पेस। ठीक है, दोनों ने मिलकर ये असेंबल किया गया है, कहाँ? वडोदरा में। ये पहला है हमारा मैन्युफैक्चर मिलिट्री एयरक्राफ्ट। ये दिख रहा होगा आपको, इतना सा बड़ा मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, और ये प्राइवेटली यहाँ पर हमारा मैन्युफैक्चर किया गया है। ठीक है, एक सेकेंड, इसको कमेंट बॉक्स शेयर नहीं हो रहा, कमेंट कमेंट चैट कंट्रोल एस। ठीक है, ये साइड में चली गया था, होल्ड ऑन करिए जरा, मैं इसे ठीक कर लेता हूँ, वाइब्रेशन में थोड़ा इशू रहता है, चैट बॉक्स इधर उधर जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ट्रेंडिंग बुक एंड ऑथर्स, मतलब जो जो बुक्स हमारी ऑथर्स जो अभी न्यूज़ में रहेंगे उनको कवर करेंगे इस सेगमेंट में। चलते हैं, पहला सेगमेंट है, पहला ये टॉपिक है इसमें, अपनापन। सब इसका नाम क्या? अपनापन, माई एक्सपीरियंस विद नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन डायरेक्ट ये है, किसने लिखी है? तो ये शिवराज सिंह चौहान जी ने लिखी है, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर्स वेलफेयर, रूरल डेवलपमेंट है। ठीक है, ये 4 टाइम चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं मध्य प्रदेश में। ये इन्होंने बुक लिखी है। अब इसका कोर थीम क्या है? इसमें कंसिस्ट ऑफ 11 चैप्टर्स कंटेनिंग द पर्सनल मेमोरीज, लर्निंग्स, ऑब्जर्वेशन ड्रॉन फ्रॉम हिज लॉन्ग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशनल जर्नी अलॉन्ग साइड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। याद रखना, क्वेश्चन आएगा अपनापन, तो शिवराज सिंह चौहान जी, याद रखना। बुक किसने रिलीज करी थी?
मिस्टर एम वेंकैया नायडू ने एंड एच डी देवी गौड़ा जी ने। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि बुक किसने लिखी है, या फिर शिवराज सिंह जी चौहान की अभी रिसेंटली बुक रिलीज है, उसका नाम क्या है, तो अपनापन याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, कल्चरल सेलिब्रेशन। तो फर्स्ट इसमें टॉपिक जो है योगा महोत्सव। अब योगा महोत्सव ये 50 डे काउंटडाउन है, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, जो कि मेगा योगा महोत्सव इवेंट सेट ए न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड। ठीक है, एक इन्होंने क्या, हुआ कुछ नहीं है, एक ऑफिशियल 50 डे काउंटडाउन रखा गया है 21 जून के लिए, जो कि योगा डे है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर इन्होंने एक, यहाँ पर हैदराबाद में तेलंगाना में एक ऑर्गेनाइज करा था, कॉन्फ्रेंस टाइप या बोल सकते हैं, या एक योगा सेशन ऑर्गेनाइज करा जिसमें 6,000 पार्टिसिपेंट थे, जो कि परफॉर्म कर रहे थे भुजंगासन, ये भुजंगासन है। ठीक है, और इतने सारे, तो ये एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इसका नाम रजिस्टर हो गया है। ठीक है, ये लार्जेस्ट गैदरिंग थी जो कि परफॉर्म करी थी भुजंग आसन साइमल्टेनियसली। तो ये हुआ कहाँ है योगा महोत्सव, अभी वैसे हर जगह हो रही है योगा महोत्सव, पर इसका नाम न्यूज़ में इसलिए आ गया ज़्यादा क्योंकि इन्होंने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम रजिस्टर कर लिया है। तेलंगाना हैदराबाद में हुआ है। योगा डे आप सभी को पता है कब सेलिब्रेट होता है, 21 जून को। ठीक है, 21 जून याद रखना। और किसी को ये आइडिया है कि कब ये डेजिग्नेट हुआ था 21 जून की इंटरनेशनल योगा डे? कमेंट बॉक्स में लिख सकता है कोई आंसर, किसी को पता हो तो। कोई भी, कब डेजिग्नेट किया गया था 21 जून एज ए इंटरनेशनल डे ऑफ योगा? नो आइडिया। ठीक है, ये 2014 में हुआ था। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसे डेजिग्नेट किया था कि 21 जून विल बी सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। तो दिन सारे जितने भी पब्लिक फिगर्स है, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सब योगा करने लगते हैं। और दिन तो करेंगे नहीं, पर उस दिन सबके सब फोटो खींचने के लिए सबके सब योगा करते हैं, फिर इंस्टाग्राम या यूट्यूब में अपना वीडियो अपलोड कर देते हैं। ठीक है, यह चीज़ आपने भी ऑब्जर्व करी होगी। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, हाँ, एक सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेंडिंग डेज में देख लेते हैं कौन कौन सी डेज इंपॉर्टेंट है इस टाइम, इस वाले वीक में। तो वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मई 8, इसकी थीम याद कर लेना, नो हिडन मोर फाइंडिंग द अनडायग्नोज सपोर्टिंग एंड अनसीन। ठीक है, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्थ डे 2026 ये मई 9 को आता है। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक मई 11 17, इनकी थीम ये अलग अलग है। अब ये याद करना बहुत पॉसिबिलिटी कमी हो जाती है कि सारे हम एक साथ याद कर लें। ठीक है, तो इसमें कुछ आप अपने नोट्स बनाइए, कुछ निमोनिक्स बनाइए, जिससे कि आप थ्रू आप इसे याद कर पाए। ठीक है, जैसे वर्ल्ड माइग्रेटी है 9 या तो फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसे लिख लीजिए। ठीक है, वर्ल्ड नर्सेज डे मई 12 में, इसका थीम अलग है, अवर नर्सेज अवर फ्यूचर एम्पावर्ड नर्सेज सेव लाइफ, सॉरी। इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ 2026, थीम प्लांट बायो सिक्योरिटी फॉर फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, नेशनल टेक्नोलॉजी, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब होता है, मई 11 को होता है। इसकी थीम क्या है, रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, ये याद रखनी है। नेशनल टेक्नोलॉजी वर्ल्ड थैलेसीमिया, जो नेशनल वाला तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटरनेशनल कंपेयर टू इंटरनेशनल वाला। नेशनल वाला ये याद रख लेना कि नेशनल टेक्नोलॉजी। कोशिश करिए खुद के अपने नोट्स बनाइए तो आपको चीज़ें याद रहेगी, और थोड़ा विजुअल चीज़ें बनाइए, विजुअल मतलब सिर्फ फोटोज लगाइए, कुछ लगाइए, तो आपको चीज़ें विजुअल से याद रहेगी। ऐसे एकदम लिखेंगे केवल, तो लिखने से चीज़ें याद तो रहती है, पर अगर उसके साथ आपने कोई फोटो उसके साथ इंटीग्रेट कर दी या कुछ याद कर लिया उसके साथ, ऐसे करें तो वो ज़्यादा देर तक याद रहेगा आपको, एग्जाम में एकदम ट्रिक भी हो जाएगा, क्लिक हो जाएगा कि आंसर इसका मई 11 होगा, नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2026। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इंटरनेशनल एंड नेशनल सिक्योरिटी। तो इसमें पहला है प्रोजेक्ट फ्रीडम। ठीक है, प्रोजेक्ट फ्रीडम के ये हाई स्टेक यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री एस्कॉर्ट ऑपरेशन है, एस्कॉर्ट ऑपरेशन है यूएस का, जो कि इसमें कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, जो कि ब्लॉकेड लगा गया है स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, उसको ओपन करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि ये प्रोजेक्ट फ्रीडम किससे रिलेटेड है, तो ये एस्कॉर्ट मिशन है, किसका है, यूएस का है। कौन वो से कमांड करा है, यूएस सेंट्रल कमांड, सेटकॉम बोला जाता है, न्यूज़ में काफ़ी था अभी।
है अभी भी, खैर। सटकॉम सटकॉम करके आप देखना, इसको काफ़ी न्यूज़ में है। यूएस सेंट्रल कमांड, तो यूएस की जो सेंट्रल रीजन में जो आर्मी है, उसको यूएस सेटकॉम बोलते हैं, जो उसको ऑपरेट करती है, ठीक है। ये ब्लॉकेट जो लगा है स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, उसको रीओपन करने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम उन्होंने लॉन्च करा था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ट्रेंडिंग अपॉइंटमेंट्स, कौन कौन सी अपॉइंटमेंट हुई है अभी रिसेंटली। इसमें से सबसे पहले जो अभी रिसेंटली इलेक्शन रिजल्ट आए हैं, उसको हम देख लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, शायद से क्वेश्चन आ जाए। तो असम में हेमंत बिश्वा शर्मा जी जीता है, जो कि बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं। ये फर्स्ट टर्म ऐसा हुआ है कि यहाँ पर जो हमारे नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट जो सेकंड टर्म ले रही है, बीजेपी सेकंड टर्म ले रही है यहाँ पर, ठीक है। तो थर्ड टर्म, सॉरी, एक्चुअली 15 ईयर हो चुके हैं, तो 15 ईयर हो चुके हैं, तो ये 2 साल, 2 टर्म तो इन्हीं को मिल गया है। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि 5 साल, 15 साल पूरे हो चुके हैं, 15 ईयर असम में। केरला में ये जीते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनके चीफ मिनिस्टर बने वीडी सतीसन, ठीक है। पुडुचेरी में हुआ है तो एन रंगा स्वामी, ये ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस से जीते हैं, इनकी पार्टी है। तमिलनाडु का थोड़ा रहेगा कि ये सी जोसेफ विजय, जो हमारे सुपरस्टार है साउथ के, उन्होंने अपनी पार्टी जीती है, तमिल वेटी खजगम, ठीक है। ये इनका, इनके फर्स्ट, मतलब ये डेब्यू इनका वो था इलेक्शन में, और ये सीधे सीधे जीत भी गए, और ये अभी चीफ मिनिस्टर है। ये यहाँ पर तमिलनाडु में इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये फर्स्ट माइनॉरिटी रिलीजन से आते हैं, क्रिश्चियन है, तो ये फर्स्ट माइनॉरिटी चीफ चीफ मिनिस्टर है, ठीक है। तो ये याद रखना, सीएम जोसफ, सी जोसफ विजय सीएम, ठीक है। और ये वेस्ट बंगाल में तो आपको पता है शुभेंदु अधिकारी जी जीते बीजेपी, और यहाँ पर फर्स्ट टाइम है जो कि बीजेपी ने अपनी सरकार सरकार बनाई है, ठीक है, शुभेंदु अधिकारी जी। तो इसमें से थोड़ा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, असेंबली सीट हो जाती है कि कितनी असेंबली सीट होनी चाहिए, है क्वेश्चन पूछा जाता है, असम में कितनी है। केरला में 140 है, पांडिचेरी में 30 है, 234 तमिलनाडु में, 294 आपकी वेस्ट बंगाल में। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, असम से रिलेटेड पूछा जाएगा कि असम में कितनी सीटें हैं टोटल असेंबली इलेक्शन की, तो 126 है, ठीक है। केरला में 140, 30 पांडिचेरी में, तमिलनाडु में 234, वेस्ट बंगाल में 294। तो आप याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, चीफ मिनिस्टर अपॉइंटमेंट है रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नर्स अंडर वन आर्टिकल 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो याद रखना अभी, अंडर आर्टिकल 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर को। तो ये अभी चीफ मिनिस्टर के मतलब इलेक्शन चल रहे थे स्टेट के चीफ मिनिस्टर वाले, असेंबली इलेक्शन, तो वो क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से आर्टिकल के थ्रू चीफ मिनिस्टर अपॉइंट होते हैं बाय स्टेट, रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नर, ठीक है। आर्टिकल 164 विल बी द आंसर। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट्स है जो इंपॉर्टेंट रही है, आर मुकुंदन, ये क्या है, डेजिग्नेटेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ सी आई आई, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री, इंडियन इंडस्ट्री, ये क्या एसोसिएशन है इंडियन इंडस्ट्री के, उनके प्रेसिडेंट बन चुके हैं, ये है आर मुकुंदन जी, ठीक है। ये याद रखिएगा, आप क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि अभी रिसेंटली कौन हैज बीन एज्यूम्ड एज, हैज बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ सीआईआई, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड सीडीएस, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ कौन बने, जनरल एस राजा सुब्रमण्यम, ठीक है। ये है वो। इन्होंने सक्सीड किसे करा है, जनरल अनिल चौहान जी को। ये हमारे थर्ड सीडीएस है। पहले सीडीएस किसी को पता है, कोई आंसर दे सकता है कमेंट बॉक्स में, जो पहले सीडीएस थे हमारे, किसी को थोड़ा आइडिया हो क्या नाम उनका, कोई कमेंट बॉक्स में, किसी को आइडिया नहीं। यस यस, बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत, यस यस, ग्रेट, जनरल बिपिन रावत। आप थोड़ा मेरे से कन्वर्सेट करेंगे ना अगर चैट बॉक्स में, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, ये हेल्दी सेशन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे में क्या होता है कि आपके सामने बच्चे बैठे नहीं है, या आपके सामने, मेरे सामने कोई भी आपके सामने टीचर है नहीं, तो कम्युनिकेशन वन वे होता चले जाता है, टू वे कम्युनिकेशन रहेगा ना, तो आपको भी मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए कुछ भी, मैं उसको देख रहा हूँ, मैं रिस्पॉन्ड करूंगा, ठीक है। बहुत अच्छा लगा आपने रिप्लाई करा, बिपिन रावत, बिपिन रावत इनकी फर्स्ट सीडीएस थे, जो कि हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी डिमाइस हो गया था, याद रखिए, ठीक है। ये थर्ड है, और इनका नाम है जनरल एन एस
राजा सुब्रमणि, ये शक्ल याद रहेगी तो आपको नाम भी याद रहेगा, ठीक है। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन बने हैं अपॉइंटेड एज 27th चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। तो जो नेवी के सबसे बड़े ऑफिसर होते हैं उनको, वो अपॉइंट हुए एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, ठीक है, नेवी स्टाफ के। सक्सीड किन्हें कराया इन्हें? एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी थे इससे पहले। अब कौन है? एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग नाम हो सकता है दोनों के लिए, क्वेश्चन एक साथ पूछा सकता है, तो थोड़ा बना के रखिए कि जनरल राजा सुब्रमणि जो है वो चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ है। चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ क्या था? तो तीनों सर्विसेज, आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी के ऊपर होता है, वो तीनों को कोऑर्डिनेशन देखता है। और जो ये एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन है, ये चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है, मतलब ये नेवी के हेड है, ठीक है। और ये तीनों के हेड है, ये इनकी फोटो है, तो आप याद रखेंगे तो याद आ जाएगा शक्ल देख के। चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग ने अपना कार्यभार संभाले, कार्यभार, ये अज्यूम्ड द ऑफिस, चार्ज लिया उन्होंने। तो मैंने कल भी बताया था देखो आपको कि चेयरपर्सन अपॉइंट हो गई, अपॉइंट अप्रैल में हो गया था, पर इन्होंने जो अपना ऑफिस है वो एज्यूम कर दिया है अब, ठीक है। तो इनका नाम है श्री अशोक लहरी जी, ठीक है, नीति आयोग की। इनसे पहले कौन था? सुमन बेरी जी। क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, रिसेंटली कौन अपॉइंट हुआ है, या किसने चार्ज लिया है? वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा अशोक लहरी जी, ठीक है। डॉक्टर अशोक लहरी के जी के बारे में पढ़िए। प्रायर टू अपॉइंटमेंट ही वाज सर्व एज 12th चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी रह चुके हैं, ठीक है, टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2002 से 7 के बारे में, ठीक है। फॉर्मर 15 फाइनेंस कमीशन के मेंबर भी रहे थे, एग्जीक्यूटिव है, एंड हैड ए एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशनल टेनोर एज एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड वर्ल्ड बैंक। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, पर बस आपको ये याद रखना है कि न्यू वाइस चेयरमैन कौन है? अशोक लहरी जी, ठीक है। कल मैंने चेयरमैन के बारे में बताया था, आपने बोला था ना, आंसर दिया था कि चेयरमैन कौन रहते हैं? प्राइम मिनिस्टर, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है। और सीईओ कौन है? कल इनका फोटो भी लगाया था मैंने, कोई बता सकता है? कोई आंसर दे सकता है? कल मैंने फोटो लगाया था उनका। अभी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन उनके सीईओ है इस टाइम पे नीति आयोग के? किसी को आंसर याद है? कल बताया था मैंने इस चीज को, भूल गए? कोई नहीं, भूल गए, मैं याद दिलाता था। निधि शिब्बर जी। निधि शिब्बर जी इस टाइम पे क्या है? नीति आयोग की सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। ये सारा इम्प्लीमेंटिंग काम देखती है, मतलब वो एग्जीक्यूट करेंगे सारा, जो जो नीति आयोग हमारा वो बनाए, पॉलिसी बनाएगा, उसको एग्जीक्यूट करने का काम सीईओ देखता है। तो सीईओ नाम है निधि शिब्बर जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग देख लेते हैं, ठीक है। कब बनाया था नीति आयोग? नरेंद्र मोदी लेड नेशनल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अनाउंस द रिप्लेसमेंट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ ओल्ड। इससे पहले प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन के बजाय नीति आयोग हो गया था। ये क्या करती है? ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन पॉलिसी मेकिंग, फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, रिमेन बेटर अलाइंड विद नेशंस कंटेम्प्रेरी नीड्स। मतलब कर दी क्या, मतलब जो स्टेट सेंट्रल लेवल पे पॉलिसी बनाएगी और कोऑपरेशन करेगी किन के बीच में? स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, कि इकोनॉमिक एडवांसमेंट ऑफ कंट्री का, ठीक है। फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें जो चेयरपर्सन होते हैं वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर होता है। वाइस चेयरमैन नॉमिनेटेड बाय पीएम, जो अभी मैंने बताया अशोक लहरी जी है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, ये भी नॉमिनेटेड बाय पीएम, ठीक है। अपॉइंट वो नहीं हो रहा, कोई इलेक्शन वलेक्शन का कोई सिस्टम नहीं है, नॉमिनेट करेगा पीएम ही, नॉमिनेट करेंगे। और ये निधि शिब्बर जी है, ठीक है। फुल टाइम मेंबर्स होते हैं इसमें, पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं, और फिर कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी होते हैं जो कि मिनिस्टर्स के साथ रहते हैं, जैसे मैक्सिमम 4 फ्रॉम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय पीएम, ठीक है। इसमें एक गवर्निंग काउंसिल होती है, गवर्निंग काउंसिल में क्या होता है? चीफ मिनिस्टर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ यूटीज, ठीक है। एक रीजनल काउंसिल भी होती है, पर नीड बेसिस में बनाई जाती है, जो चीफ मिनिस्टर्स एंड एलटी गवर्नर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। स्पेशल इन्वाइटीज भी होते हैं। तो ये इसका एक पूरा एक सेटअप है नीति आयोग का। मेन इंपॉर्टेंट तो ये 3 बॉडी है, ये 3 याद रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ट्रेंडिंग पर्सन्स, मतलब कौन कौन से अभी लोग हैं जो न्यूज़ में थे, ठीक है। 2 हैं इस टाइम पे आज। तो पहला है ऑस्टिनो ओरो, ये है इंटरनेशनल चेस प्लेयर है, ठीक है। ये सेकंड यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बन गए हैं इन चेस हिस्ट्री। इनकी उम्र देखो, 12 साल 6 मंथ्स 26 डे, 12 ईयर 6 मंथ 26 डे। अर्जेंटीना के रहने वाले हैं।
इनको मेसी ऑफ चेस भी बोला जाता है। और जो रैंक 1 पे है, जो डायरेक्टली बिहाइंड द अमेरिकन ब्रॉडी, अभिमन्यु शर्मा फर्स्ट में, ये सेकंड बने, सेकंड यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर। ठीक है, मतलब ग्रैंड मास्टर बनने का क्या है कि इतनी उम्र में इन्होंने चेस कंपटीशन जीत लिया होगा। अभी इन्होंने जो अभिमन्यु मिश्रा है, इन्होंने 12 ईयर्स 4 मंथ्स 25 डेज में करा है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे ये है, सेकंड में आपके ये हैं, अर्जेंटीना के हैं, फॉस्टिनो ओरो। ठीक है, सेकंड है उर्विल पटेल। ये क्यों न्यूज में है? इन्होंने क्या है, फास्टेस्ट 50 बनाई है अभी आईपीएल में। पर इन्होंने क्या रिकॉर्ड लेवल करा है, लेवल मतलब इससे पहले भी किसी ने बना चुका है। 13 बॉल में बनाई है ना, आईपीएल 2026 वाले सीजन में सीएसके की तरफ से खेलते हैं। ठीक है, 13 बॉल में सीएसके की तरफ से खेलते हैं, कौन से मैच में, अगेंस्ट द लखनऊ सुपर जाइंट में। ठीक है, 13 बॉल में बनाई है इन्होंने। ठीक है, 50। ठीक है, इक्वल टू जॉइंट टॉप स्पॉट किसके साथ, पहले किसने बनाई थी, यशस्वी जायसवाल ने, जिन्होंने भी 13 बॉल में 50 बनाई है अगेंस्ट केकेआर इन 2023 में। ठीक है, तो ये याद रखना कि उर्विल पटेल किस लिए अभी न्यूज में थे, फास्टेस्ट 50 इन 2026 आईपीएल सीजन। ठीक है, 13 बॉल 13 बॉल में इन्होंने 50 बनाई है। आगे चलते हैं, पॉलिटी इन न्यूज। तो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स रहेंगे पॉलिटिक्स वो कवर करेंगे इसमें। इसमें एक ही टॉपिक है, वन केस वन डेटा। तो हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक, इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने एक पोर्टल बनाया है अभी, जिसमें उसका ऑब्जेक्टिव है इंटीग्रेट जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन अक्रॉस द ऑल टेयर्स ऑफ इंडियन कोर्ट सिस्टम टू सिंगल यूनिफाइड डेटाबेस। है क्या चीज़ है, ये क्या करता है, कनेक्ट्स करता है किसको, कोर्ट के डेटा है जो, फ्रॉम तालुक कोर्ट टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट। ये क्या है, ये जो पूरा का पूरा डेटा सिस्टम है हर अलग अलग कोर्ट्स का, तो उसको एक ही जगह हम अपलोड कर रहे हैं और एक ही जगह रख रहे हैं। तो ये कितना अच्छा वो चीज़ है कि आपको अलग अलग कोर्स में जाके देखने नहीं पड़ेगा कि ये है, बस ये ऑनलाइन पोर्टल है, तो आपको एक ही जगह सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। किसी से भी क्रेड से रिलेटेड अगर चल रहा है, कोई अगर केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट आया, फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आया, तो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अलग अलग जगह पे होते हैं। तो ये क्या है, वन केस वन डेटा एक ही जगह पे हम कर देंगे। अब इसके साथ देखो ये क्या चीज़ है, शुश है, ये इसी के साथ है। शीशा क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई पावर्ड चैटबॉट है। होता है ना, कई वेबसाइट्स में आपने देखा होगा एक चैटबॉट होगा जो आपको नीचे से क्लिक हो जाता है, टिक सा आवाज आती है, फिर वो उससे बात करो आप कि हाउ कैन आई हेल्प यू, ऐसे ऐसे करके। तो शूशा उसका नाम रखा गया है, ये इनका चैटबॉट है, इनका ऑफिशियल वेबसाइट में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट में। ये अलग चीज़ है, और ये शूशा वाला ऑफिशियल वेबसाइट में है। ठीक है, पर्पस क्या है, easier navigation of providing front-end guidelines, seamless access to the court procedures, case status, filings, essential services, ordinary litigants and citizens के लिए। ठीक है, डेवलप किसने किया है, एनआईसी ने, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एंड द सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री, इन दोनों ने बनाया गया। शूशा क्या है, चैटबॉट है। ये सीधा क्वेश्चन आएगा कि शूशा क्या है, शूशा क्या है, चैटबॉट है, और वन केस वन डेटा किसने लॉन्च किया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, ये हमारे सीजीआई है, और इन्होंने वन केस वन डेटा इनिशिएटिव लॉन्चेस एआई चैटबॉट एंड शूशन। ठीक है, तो ये अभी बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में आ गए थे कुछ टाइम के लिए, और काफ़ी कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हो गई थी इनके नाम से। तो चलिए आगे चलते हैं, वो चलता रहता है न्यूज़ में तो खैर ये चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारा टॉपिक। सर शुरू यहाँ कितना नंबर सीजीआई है, कॉकरोच जनता पार्टी सीआई। ठीक है, कितना नंबर सीजीआई, आई थिंक ये 47 के 48 है, मुझे भी ढंग से याद नहीं। आप एक बार चेक करिए कौन से नंबर के हैं, तब तक मैं चार्ट बोर्ड में देख लेता हूँ। बताइए, किसी के पास इंटरनेट की फैसिलिटी होगी तो देखिए, बताइए कौन से नंबर के हैं। 53rd है। ठीक है, 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, और कॉकरोच जनता पार्टी। ठीक है, आप लोगों ने भी लॉगिन किया होगा शायद से उसमें, उसका अकाउंट ही हैक कर दिया गया था। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे। 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, इकोनॉमी। इकोनॉमी से भी टॉपिक्स हैं, स्पेशल 301 रिपोर्ट।
ठीक है, ये इकोनॉमी से रिलेटेड है, वैसे ही रिपोर्ट है पर उसी से कुछ रिलेट करती है। ठीक है, ये रिलीज कौन करता है? यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, ये रिलीज करती है। एनुअल रिपोर्ट है, स्पेशल 301 रिपोर्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि स्पेशल 301 रिपोर्ट रिलीज कौन करता है? तो यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, ये है क्या चीज? ये एक रिपोर्ट है जिससे कि यूएस अपने दूसरे कंट्रीज को एक लिस्ट मेंटेन करता है, जिस जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में कैसे कंट्री परफॉर्म कर रही है। ठीक है, दूसरी कंट्रियों के लिए एक वो लिस्ट बनाता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है जो भी, उनको वो कैसे अडॉप्ट कर रही है और कैसे उनको फॉर्मलाइज कर रही है। आईपीआर, आईपीआर प्रोटेक्शन के लिए इंडिया कंटिन्यूज टू रिमेन यूनाइटेड से प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्शन एंड एनफोर्समेंट के लिए, कि आईपीआर वहां पर हो रहे कि नहीं हो रहे, हमारा नाम प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में ही है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, इस रिपोर्ट का? यूएस के बारे में यूएस ने निकाला रिपोर्ट रेगुलरली एग्जामिन्स एडुकेसी एंड ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ द यूएस ट्रेडिंग पार्टनर्स। जितने भी यूएस के ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, ठीक है, उनके लिए लीगल फ्रेमवर्क्स, एनफोर्समेंट मैकेनिज्म एंड मार्केट बैरियर्स रिगार्डिंग द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो कुछ नहीं है, स्पेशल 301 रिपोर्ट किसने रिलीज करी है और किससे रिलेटेड है? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन आने वाला है और कुछ नहीं आएगा इससे रिलेटेड। ऐसा शायद से कमी पूछे कि इंडिया कौन सी स्टेटस में है, तो हम प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में हैं इस टाइम पे। ठीक है, हो गया कंप्लीट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है किम्बरली प्रोसेस। ये भी न्यूज़ में था अभी। तो ये किम्बरली प्रोसेस है क्या? तो पहले इसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको है क्या चीज़। इट इज़ अ जॉइंट गवर्नमेंट का, इंडस्ट्री का, सिविल सोसाइटी का इनिशिएटिव है, स्टैब्लिश बाय यूएनजीए रेजोल्यूशन टू स्टेम, मतलब रोकना, फ्लो द कन्फ्लिक्ट ऑफ टू फ्लो ऑफ कन्फ्लिक्ट डायमंड्स, रफ डायमंड्स यूज्ड बाय रेबल मूवमेंट्स एंड फाइनेंस वॉर्स अगेंस्ट द लेजिटिमेट गवर्नमेंट्स। कुछ नहीं है, एक कॉन्फ्रेंस टाइप की है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको किम्बरले प्रोसेस बोला जाता है, जो कि देखती है कि जो रफ डायमंड्स है, जो डायमंड्स हमें नेचुरली मिल रहे हैं जिनकी प्रोसेसिंग नहीं है, उनका यूज किसी भी चीज, मतलब जो टेररिस्ट के लिए, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए या कोई रिबेल मूवमेंट चलाने के लिए यूज ना करा जाए, क्योंकि डायमंड काफी प्राइस पॉइंट में काफ़ी महंगे होते हैं। तो इसको खरीदना बेचना ऐसे करके उससे एक रेवेन्यू जनरेट करा, वो रेवेन्यू यूज़ करके हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को दे देना किसी भी कंट्री में, और एक फाइनेंस वॉर क्रिएट करना, रेबल मूवमेंट क्रिएट कर देना। तो वो उसको रोकने के लिए, कन्फ्लिक्ट डायमंड्स को हमें रोकना है, तो इसीलिए किम्बरली प्रोसेस को बनाया गया है। इसमें अलग अलग कंट्रीज है। अभी जो इसका वो हुई थी, मीटिंग हुई थी, वो मुंबई में हुई थी, इसलिए ये न्यूज़ में आया था। ठीक है, ये 2026 की मीटिंग है। तो इसमें कुछ है नहीं, आप इसमें इन्फोग्राफिक में अगर पढ़ोगे तो वो ये, व्हाट आर कन्फ्लिक्ट डायमंड्स, रफ डायमंड्स यूज्ड बाय रेबल ग्रुप्स टू फाइनेंस कन्फ्लिक्ट अगेंस्ट द लेजिटिमेट गवर्नमेंट्स, मतलब गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट यूज करना डायमंड्स को। डायमंड्स काफ़ी है, जैसे वहाँ पर किम्बरली नाम इसीलिए दिया गया है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का कंट्री है, उसका एक कैपिटल है, उसके लिए नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये जो भी रॉ डायमंड हमें मिल रहा है अर्थ से, उसका यूज हम किसी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट ना करें या रेबल मूवमेंट्स के लिए ना करें, उसको रोकने के लिए किम्बरली प्रोसेस बनाया गया है। इसका अभी जो मीटिंग हुई है वो मुंबई में हुई है। बस इसमें यही याद करने की जरूरत है, किम्बरली प्रोसेस, कन्फ्लिक्ट डायमंड, दो चीज याद हो गई आपको, खत्म, ये टॉपिक ही खत्म हो गया। अपने इंफॉर्मेशन के लिए आप इससे थोड़ा पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। रिवाइजिंग द बेस ईयर, नहीं समझे? मैं बता देता हूँ दोबारा। देखो, किम्बरली प्रोसेस है क्या? किम्बरली प्रोसेस की मीटिंग, एनुअल मीटिंग होती है। ठीक है, इसका नाम दिया गया है केवल किम्बरले प्रोसेस। तो इसमें क्या है, जो भी कन्फ्लिक्ट डायमंड्स होते हैं, कन्फ्लिक्ट डायमंड, देखो इन्फोग्राफिक में लिखा है कन्फ्लिक्ट डायमंड। कन्फ्लिक्ट डायमंड मतलब रॉ डायमंड्स, रॉ डायमंड्स का ट्रेड ऐसे ना यूज हो जिससे कि गवर्नमेंट्स के लिए रिबेल मूवमेंट स्टार्ट हो जाए, मतलब वो रॉ डायमंड्स का बेचना खरीदना, उससे जो पैसा आएगा वो रिबेल मूवमेंट्स में गवर्नमेंट के अगेंस्ट यूज ना हो। तो उसको कंटेन करने के लिए एक किम्बरली प्रोसेस बनाया गया है, जिसमें गवर्नमेंट्स भी है, इंडस्ट्री भी है, और सिविल सोसाइटी भी रहती है, कि ये जो रॉ डायमंड्स है इसको हम एज ए कन्फ्लिक्ट डायमंड ना यूज करें, इसका ट्रेड ऐसा ना हो कि रेबल मूवमेंट्स में जो भी पैसा कमाया जा रहा है वो रेबल मूवमेंट्स यूज करे इसको। अब समझ में आया? ठीक है, ठीक है।
तो ये याद हो गया किम्बरली प्रोसेस का। ये मैंने डाल दिया था इसलिए क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि अभी ये मीटिंग हुई है, इंटरसेशनल मीटिंग 2024 मुंबई में हुई, तो इसलिए मैंने डाल दिया था। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आप ये था कन्फ्लिक्ट, ये कोई भी रेबल मूवमेंट रोकने के लिए जो कि डायमंड का यूज कर रही हो खरीद और बेच के लिए, उसके लिए किया जाता है। ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा तो बिल्कुल आप चैट में लिखिए, तो मैं दोबारा बता दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। चैट में आप जितना एक्टिव रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए भी अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपने पैसा दिया है, ठीक है, कोई भी ऐसा ना हो जो बिना समझे चले गया हो और फिर बाद में पूछ रहा हो कि नहीं समझ में नहीं है। आपका एक एक पैसा आपने जितना भी पे करा है इस कोर्स के लिए, वो आपने हमारे लिए अपने लिए किया है। तो हमारा एक फर्ज बनता है आपको पूरी तरीके से समझाने का, ठीक है। ठीक है, मेरा काम यही नहीं है कि मैं क्लास आऊँ जल्दी जल्दी नो पैसा ठीक है, जो भी है, मेरा ये काम है नहीं कि मैं जल्दी जल्दी आऊँ कंप्लीट करके भाग जाऊँ, नहीं। आपको मेरा काम है समझाना, तो मैं पूरा तरीके से क्लियर करके जाऊँ, ठीक है। रिवाइजिंग बेस ईयर, ठीक है, अब ये न्यूज़ में था। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन रिलीज न्यू यूनिफॉर्म गाइडलाइंस ऑन कंपाइलेशन ऑफ ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, ऑफिशियली रिवाइजिंग है बेस ईयर। कुछ नहीं हो रहा, बेस ईयर रिवाइज करने की बात करी जा रही है, 2023। बेस ईयर होता क्या है, जीडीपी से कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है, मतलब बेस ईयर मतलब उससे अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं कि आज के प्राइसेस कितने बढ़े हैं, कितने घटे हैं, इन्फ्लेशन कितना बढ़ा है, कितना घटा है। ठीक है, तो अभी बेस ईयर जो कर दिया है जीडीपी के लिए, वो क्या था, 2022-23 कर दिया है। सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए 2024 कर दिया है बेस ईयर, आईआईपी के लिए बेस ईयर 2022-23 कर दिया है। ठीक है, पहले बेस ईयर 2011-12 होता था किसी टाइम पे, फिर वो धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ा रहे हैं कि अच्छा एक पर्सपेक्टिव मिले कि कितना प्राइसेस बढ़ रही है, कितनी हमारी जीडीपी बढ़ रही है। ठीक है, वो कैलकुलेट वैसे ही होता है, जब आप जीडीपी पढ़ेंगे इकोनॉमी में तो आपको पता लगेगा कि बेस ईयर का महत्व कितना होता है, बेस ईयर का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो बस याद रहना कि रिवाइजिंग बेस ईयर क्या हुआ है, तो 2022 टू 2023 हुआ है। और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है इसमें स्लाइड में, केवल बेस ईयर जो है 2022-23 है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, न्यू ग्लेन रॉकेट, ये क्या होता है, अभी न्यूज़ में था, न्यू ग्लेन रॉकेट। क्वेश्चन टाइप, क्वेश्चन टाइप इसमें यही बनेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन हैज रिसेंटली रिवाइज द बेस ईयर एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस ईयर। तो ऐसा आपको क्वेश्चन नंबर 2017 से 2018, 2023 से 2024, 2022 से 2023, 2022 से 23 आपका आंसर होगा। ठीक है, और कुछ नहीं, इसमें ऐसे ही क्वेश्चन बन सकता है, और कुछ नहीं बनेगा। GSVA, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, ये आप इकोनॉमी में पढ़ना, इसको पढ़ाऊंगा तो ये काफ़ी लंबा टॉपिक आ जाएगा, आप देखना इसको क्या चीज़ है। ठीक है, इकोनॉमी में आता है, मतलब जीडीपी से ही रिलेटेड होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी हो गया, ग्रॉस वैल्यू एडेड सेंटर के लिए होता है, ये ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स होता है कि कितना वैल्यू ऐड करा गया है, ठीक है, एक ईयर में। ठीक है, तो अब इकोनॉमी का टॉपिक है, मैं करंट अफेयर क्लास में अगर इसको एलैबोरेट करने लग जाऊंगा तो बहुत ही लंबा सेशन हो जाएगा। ठीक है, आप करिए इसे। आई मीन क्वेश्चन बेस्ड GSVA इकोनॉमी में आ सकता है, पर इसमें तो नहीं आएगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि गाइडलाइंस बनी है, गाइडलाइंस में डायरेक्ट क्वेश्चन बनने का मतलब होता नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन यहीं पर बनेगा, देखो जीडीपी न्यू बेस ईयर क्या है, 2022-23, ठीक है। सीपीआई का न्यू बेस ईयर 2024, आईआईपी का न्यू बेस ईयर 2022-23, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, इंडियन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है, यही बनेगा, इसमें नहीं बनेगा, ये तो गाइडलाइंस एक बनी है कंपाइलेशन के लिए, तो उसमें आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, न्यू ग्लेन रॉकेट। ठीक है, ये अभी न्यूज़ में इसलिए था, एक्सप्लोड हो गया था अपने लॉन्च में ही, ये देख रहे हो पूरी फोटो, इतना भयंकर एक्सप्लोजन हो गया था। लॉन्चिंग अथॉरिटी कौन है, ब्लू ओरिजिन ये प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी है, किसकी है, जेफ बेजोस की। जानता है कोई जेफ बेजोस कौन है, इनकी बहुत बड़ी कंपनी है, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कोई। जेफ बेजोस इज अ फाउंडर एंड सीईओ ऑफ, फाउंडर तो है क्या, सीईओ अभी है कि नहीं, कि सीईओ पता है, कमेंट बॉक्स में लिख सकता है कोई। जेफ बेजोस नहीं, अमेजोन, ठीक है, ये अमेजोन के फाउंडर है। ठीक है, ये है ब्लू ओरिजिन, इनकी कंपनी है। देखिए कितने बड़े बड़े वो हैं कैपिटलिस्ट,
इन्होंने अमेजोन भी है, ब्लू ओरिजिन की स्पेस कंपनी अलग से बना दी है। लॉन्च कहाँ हुआ था? केप कैनावेरल, फ्लोरिडा, यूएसए में हुआ था। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? पेलोड वॉज ए पार्ट ऑफ एएसटी स्पेस मोबाइल कमर्शियल रोड मैप टू बिल्ड वर्ल्ड फर्स्ट स्पेस बेस्ड सेलुलर ब्रॉडबैंड नेटवर्क बनाने के लिए इसे लॉन्च कर रहे थे, पर ये ब्लास्ट हो गया। मिशन एनकाउंटर्ड ए अनोमली एंड फेल्ड टू प्लेस द सैटेलाइट टू इट्स करेक्ट प्लान्ड टारगेट ऑर्बिट। तो ये फेल हो गया था मिशन। ठीक है, न्यू ग्लेन रॉकेट याद रखना, सीधे क्वेश्चन क्या आएगा? न्यू ग्लेन रॉकेट किसका है? ब्लू ओरिजिन का है। या तो ये आएगा ब्लू ओरिजिन किसकी कंपनी है, तो जेफ बेजोस की कंपनी है। तीन ही को दो ही क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप। ये टेलीस्कोप अभी नासा बना रहा है। तो ये स्ट्रक्चरल कंप्लीटेशन हो गया है इसका, कंप्लीशन हो गया है। तो ये नासा गॉडबर्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर ग्रीबेंड मैरियन, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है कहाँ बन रहा है। तो नैन्सी स्पे ग्रेस रोमन वो सर्व एज ए नासा फर्स्ट चीफ एस्ट्रोनॉमी एंड वाइडली नोन एज मदर ऑफ हबल। ठीक है, इस कुछ नहीं है कि नैन्सी ग्रेस रोमन टेलीस्कोप है जो कि एक स्पेस टेलीस्कोप होगा, मतलब ये स्पेस में जाके रहेगा, वहां से डिस्टेंस जो गैलेक्सीज है, स्टार्स है, प्लैनेट्स है, उसको देखेगा। ये इसका प्रोटोटाइप टाइप का है। तो नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप अगर पूछा है किसने बनाया, तो नासा ने बनाया। ठीक है, ये है क्या चीज? स्पेस टेलीस्कोप है। ठीक है, इसका की ऑब्जेक्ट क्या है? डार्क यूनिवर्स को देखेगा, डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, कॉस्मिक एक्सपेंशन, एक्सप्लोरिंग। एक अभी भेजा गया था कुछ सालों पहले, हबल टेलीस्कोप। ठीक है, उसके हबल टेलीस्कोप तो पुराना हो गया। उसके बाद अभी जेम्स वेब टेलीस्कोप भेजा गया था नासा के द्वारा। ठीक है, स्पेस में, जो कि एक स्पेस टेलीस्कोप ही है जो कि डिस्टेंस गैलेक्सीज को देखता है। ठीक है, तो एक हो गया हबल। हबल के बाद आ गया आपका जेम्स वेब। जेम्स वेब के बाद अब आ रहा है कौन सा? नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप। तो ये नासा का वो है टेलीस्कोप। और याद रखना आप इस चीज़ को, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, किसका टेलीस्कोप है, कौन सी कंट्री ने इसे बना रहा है या लॉन्च करेगा। अभी करा नहीं है, करेगा। नेक्स्ट। ठीक है, ये शायद से स्लाइड खत्म हो गई है, मुझे भी आइडिया नहीं था कि इतनी स्लाइड्स हैं। ये आज का सेशन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आज के सेशन में इतनी वो था, लास्ट हमारा यही था। कुछ आपको